नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कुंडली में हम ये किस प्रकार देखेंगे कि आपके पास कितनी वेल्थ है, आपके पास धन के क्या स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से आपकी आय हो सकती है, किस प्रकार के लाभ आपको हो सकते हैं। तो ये सब कुंडली में विभिन्न भाव हैं जिनके द्वारा ये देखा जाता है। साथ ही किन स्थितियों में धन की हानि भी हो सकती है। अब इसमें जो मुख्य भाव हैं वो हैं कुंडली का पहला भाव अर्थात लग्न, दूसरा भाव और 11वां भाव। अब इसमें जो पहला भाव है जिसको लग्न कहते हैं, वो लग्न स्वयं का भाव है, सेल्फ का है। और यदि कुंडली में लग्न का स्वामी बलवान स्थिति में होकर बैठा हो तो हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की धन की स्थिति जो है वो अच्छी रहेगी। दूसरे भाव से संचित धन का पता चलता है कि व्यक्ति के पास कितनी संचित जमा धन पूंजी है, कितना उसका बैंक बैलेंस है। तो ये सब दूसरे भाव से हम देखते हैं। एकादश भाव जो है वो व्यक्ति की इनकम का भाव है, आय का भाव है, लाभ का भाव है। कहाँ कहाँ से व्यक्ति को आय हो सकती है, किस प्रकार से उसकी आय होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, इन सब का अध्ययन हम एकादश भाव से करते हैं। अब यदि लग्न भाव, दूसरा भाव और एकादश भाव, इन तीनों भावों का आपस में कोई संबंध बन जाता है या इन तीनों भावों के स्वामियों का आपस में कोई संबंध बन जाता है, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि एक शुभ संकेत है कि उस व्यक्ति के पास अच्छी इनकम होगी, धन की अच्छी मात्रा होगी। अब मान लीजिए लग्न भाव का स्वामी दूसरे में बैठ जाए या लग्न भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठ जाए, या मान लीजिए दूसरे भाव का स्वामी 11वें में बैठ जाए और 11वें भाव का स्वामी दूसरे में बैठ जाए, तो ये एक बहुत ही शुभ संकेत है कि उस व्यक्ति के पास धन काफ़ी अच्छी मात्रा में होगा। दूसरे भाव का स्वामी यदि 11वें में बैठ जाता है और 11वें भाव का स्वामी दूसरे में बैठ जाए, अर्थात दोनों भावों में यदि स्थान परिवर्तन योग बनता हो, तो ये एक बहुत अच्छा योग होता है जिसको महालक्ष्मी योग भी कहते हैं। इसी प्रकार यदि दूसरे भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाए और लग्न का स्वामी दूसरे भाव में बैठ जाए, ये भी एक बहुत ही शुभ स्थिति है। अब इन भावों के स्वामी यदि कुंडली में बलवान होकर केंद्र और त्रिकोण भाव में स्थित होंगे, कहने का मतलब है कि यदि वो अस्त ना हो, अपनी नीच राशि में ना हो, तो वो स्थिति एक श्रेष्ठ स्थिति होगी और उस स्थिति में उस व्यक्ति के पास धन अच्छी मात्रा में होगा। धन आपके पास आ रहा है, इनकम के स्रोत तो आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन साथ ही साथ व्यय भी हो रहा है। कुंडली में जो छठा भाव और 12वां भाव है, उससे ये पता चलता है कि धन का व्यय कहाँ पर होगा। छठा भाव जो है वो ऋण का है, रोग का है, शत्रु का है, और 12वां भाव है वो भी धन के व्यय का है। अब यदि दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव में बैठ जाए या दूसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए, या इन भावों में आपस में स्थान परिवर्तन हो कि दूसरे भाव का स्वामी छठे में बैठ जाता है, छठे का स्वामी दूसरे में बैठ जाता है, तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं होगी और वैसी स्थिति में धन का व्यय हो सकता है। तो इस प्रकार दर्शकों, धन का व्यय ना हो और धन अच्छी मात्रा में एकत्र हो, इसके लिए ज़रूरी है कि दूसरे भाव और 11वें भाव के स्वामियों का संबंध छठे भाव और 12वें भाव से ना हो। साथ ही यदि छठे भाव 12वें भाव के स्वामी इन भावों में बैठ जाते हैं, वो भी एक अच्छी स्थिति नहीं होगी और उस स्थिति में भी धन का व्यय हो सकता है। दूसरे भाव में शुभ ग्रह बैठकर शुभ फल देते हैं,
दूसरे भाव में यदि बृहस्पति, शुक्र, बुध ग्रह बैठे हों तो वहाँ पर शुभ फल प्रदान करते हैं। 11वें भाव में सभी ग्रह शुभ फल देते हैं। विशेष रूप से यदि 11वें भाव में पाप ग्रह बैठे हों, जैसे शनि, राहु, मंगल, तो ये ग्रह 11वें भाव में बैठकर अच्छी आमदनी का स्रोत बनाते हैं और शुभ फल देते हैं। इसके विपरीत यदि 11वें भाव पर अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, जैसे कि इस कुंडली में बुध ग्रह की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है, और बुध ग्रह यहाँ पर एक अशुभ ग्रह है क्योंकि ये तीसरे और छठे भाव का स्वामी है, तो यहाँ पर बुध ग्रह की दृष्टि अशुभ परिणाम देगी 11वें भाव से संबंधित, अर्थात आय में कमी का संकेत देगी जब बुध की महादशा या अंतर्दशा आएगी। तो इस प्रकार दर्शकों, आपने जाना कि कुंडली में कौन से ग्रह योग होते हैं जिनसे एक अच्छी आर्थिक स्थिति का पता चलता है। साथ ही व्यय किन स्थितियों में हो सकता है ये भी आपने जाना। तो आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।